हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संबंध और फलन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस टाइम हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है संबंध और फलन, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के बारे में मीन्स उसके इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में कई सारी वीडियोज़ में डिस्कस किया और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप लोगों ने उस कंसेप्ट को समझ लिया। उसके बेसिस मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए और उसको आप लोगों ने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले नहीं हैं। आपको करना क्या है, जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं उसका यूज करते हुए, कंसेप्ट का यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को आप लोगों को सॉल्व करना है। बचे हुए हैं जिसको मैंने नहीं कराया है उसको आप लोग करेंगे। अगर उन क्वेश्चंस में से आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन हम कुछ दिन बाद एक डाउट सेशन रखेंगे जब आप लोग एक्सरसाइज को लगा लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आया रहेगा उसको आप बताइएगा, फिर उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। आज के इस वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है संबंध के प्रकार से, लेकिन फिर भी मैंने आपको संबंध समझाया। उसके पहले मैंने आपको कार्तीय गुणनफल समझाया। वह इसलिए बताया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 11 में पढ़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड से हट जाता है, ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए हमने वहाँ पर उसको डिस्कस कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों को फलन के प्रकार पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो क्लास 11 में आप लोगों ने फंक्शंस अर्थात फलन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम फलन को ही आपको समझाने वाले हैं। फंक्शन को एक नए तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपको फंक्शन की वास्तविक मीनिंग, उसका मतलब समझ में आ जाएगा देन आपको फलन के प्रकार अर्थात फंक्शन की टाइप को पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या, फलन। फलन क्या होता है ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आपको समझाते हैं। अगर आपको क्लास 11 वाली बातें याद होंगी तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगी तो अभी धीरे धीरे हम आपको रिमाइंड करा देंगे और आपको फलन की दो परिभाषा बताऊंगा, एक अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। दोनों की दोनों कंडीशन आपको समझ में आएंगी। तो देखो बच्चों, संबंध और फलन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको राशि के बारे में जानना चाहिए। ध्यान समझते चलिएगा। राशियां जो होती हैं वो मैथ्स में दो तरह की होती हैं, आपको बहुत पहले से क्लास 8 से ही बताया जा रहा है बच्चों। एक को हम बोलते हैं कौन सी राशि, चर राशि, जिसको हम बोलते हैं बच्चों वेरिएबल्स। एक को बोलेंगे चर राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। दूसरी होती है बच्चों अचर राशि। अचर राशि को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब बच्चों आगे चल के यह जो चर राशि है इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। देखो चर राशियां होती क्या हैं, ऑलरेडी आपको पता है। ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उन्हीं को हम चर राशियां कहते हैं। जैसे इन्हें हम लोग x से y z आदि से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। अचर राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं हो रहता है, फिक्स रहता है, उसको हम बोलते हैं अचर राशियां। ठीक है। चर राशियां बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, एक को बोलेंगे क्या, स्वतंत्र चर, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान समझना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे को बच्चों हम लोग बोलते हैं परतंत्र चर। क्या बोलेंगे, परतंत्र चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। एक को बोलेंगे स्वतंत्र चर, एक को बोलेंगे परतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर का मतलब होता है बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो अचर राशियां होती हैं बच्चों ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अस्थाई अचर। क्या बोलेंगे, अस्थाई अचर। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरे को बोलते हैं बच्चों अस्थाई अचर, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोररी कांस्टेंट। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, ये होता है। अब हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्वतंत्र चर और परतंत्र चर पे, कि स्वतंत्र चर क्या होता है और परतंत्र चर क्या होता है, और इसके बिहाफ पर, इसी के आधार पर मैं आप लोगों को फलन की डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, देखो
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमने ले लिया। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें आपको दो चर राशियां दिख रही होंगी। एक चर राशि बच्चों x है, दूसरी चर राशि y है। ध्यान समझिए, एक चर राशि कौन सी है, x है और एक y है। तो क्या आप कह सकते हो कि ये भी एक चर राशि है और ये भी एक चर राशि है? क्या दोनों चर राशियां ही है ना? तो हमें यहाँ पे सीखना है, हमें जानना है कि इसमें कौन सी स्वतंत्र है और कौन सी परतंत्र चर राशि है। देखो बच्चों, अगर हम इसके लिए एक चार्ट बनाएं जिसमें x और y की वैल्यूज़ को अलग अलग यहाँ पे रखें, तो देखो होता क्या है, समझिएगा बच्चों। अगर इसमें x इक्वल टू 1 रखें तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, x इक्वल टू 2 रखें तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, 3 रखें तो 5 मिलेगी, है ना, 4 रखेंगे तो 6 मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हम लोग x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो हमें y की भी डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है। अब आप ये बताओ, इस x की वैल्यू को रखने के लिए क्या आपने सोचा कि हम क्या रखें क्या ना रखें? x की वैल्यू बेटा आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखोगे, लेकिन जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी, y की वैल्यू कुछ और नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि x का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं या x अपना मनचाहा मान एक्वायर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो x है बच्चों, ये क्या है, स्वतंत्र चर है। कैसा चर है? स्वतंत्र चर है। और ये जो y है आपके सामने, ये स्वतंत्र नहीं है अपना मान बदलने के लिए। ये जो y है ना बच्चों, ये x पर निर्भर करता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा चर? परतंत्र बल चर बोल देते हैं, या इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कई सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर ये बताइए कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपने लिख दिया और कह दिया कि y का मान x पर निर्भर करता है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करूंगा, फिर आप बताइएगा तो कैसे? x इज इक्वल टू, सर इसको हम y माइनस 2 भी तो कह सकते हैं। इन दिस केस, इस सिचुएशन में x जो है वो परतंत्र हो गया और y स्वतंत्र हो गया। आपकी कंडीशन तो फेल हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब आप फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो वो जिस फॉर्म में लिखा होगा उसी फॉर्म में उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको बदल देने पर वो इन्वर हो जाता है। तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे लिखा होगा वैसे इसको डिफाइन किया जाता है। अब बताओ, ये y इक्वल टू जो x प्लस 2 आपके सामने लिखा हुआ था, जो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 यहाँ पर लिखा था, क्या बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, y x पर डिपेंड करता है, कह सकते हैं। कोई किसी पे डिपेंड कब करता है बच्चों? जब उससे उसका कोई संबंध होता है, y रिलेटेड टू x लिख सकते हैं। और यही रिलेशन जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो कर लेता है, देन इसी रिलेशन को बच्चों फंक्शन कहा जाता है। तो कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको y इक्वल टू fx से इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का मतलब, अगर कहीं लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हम कह सकते हैं कि y x का फलन है। y जब फंक्शन ऑफ x, फंक्शन का मतलब है कि y x पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? इस पर डिपेंड करता है, x चेंज होगा तो y भी क्या होगा? चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपके माइंड में कुछ आइडिया लग रहा होगा। जैसे कभी कभी आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया गया। तो अब मान लो हमने कहा कि x बराबर 1 पर, या चलो इसको हम fx से दिखा दिए, तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि f1 का मान निकालो। तो कैसे निकालोगे? यहाँ जहाँ x है वहीं क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। तो कितना आ जाएगा मान बच्चों? 3 आ जाएगा। तो फंक्शन की मीनिंग कुछ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर बोला कि यही जो रिलेशन है, जो रिलेशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जब कोई भी रिलेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो कर देता है, इन दैट केस दैट रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। वो पर्टिकुलर कंडीशन है क्या जिसको कोई रिलेशन फॉलो करेगा? वो ये है बच्चों की अभी बड़ी इजी लैंग्वेज में हम ये बताना चाहेंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा गया है, तो हमने कहा कि y डिपेंड्स ऑन x और y रिलेटेड टू x और y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y x का फलन है, लेकिन कब है? जब बच्चों x के किसी भी पर्टिकुलर मान के लिए y के दो अलग अलग मान ना प्राप्त हो, उस सिचुएशन में हमारा जो कौन है y है वो एक फंक्शन कहलाएगा।
जब एक ही मान के लिए दो अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे, एक ही मान के लिए जब अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, उस केस में क्या होगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आपने x इक्वल टू 4 रखा तो y इक्वल टू x इक्वल टू 4 रखा तो y इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 करोगे बच्चों तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि x के एक ही मान के लिए y के दो अलग अलग मान आ रहे हैं, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। बस यही एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। यहाँ पर आपके इस लेवल पर जो मैंने बताया यही आप लोगों को समझना है। तो फंक्शन का कुछ आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। ये मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन को सेट किया है, काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है कि फंक्शन का मतलब होता क्या है। जैसे बच्चों लिख दिया गया साइन एक्स, तो साइन एक्स जो है ना ये भी एक त्रिकोणमितीय फलन है, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स का जो मान है ना उस एक्स पर डिपेंड करता है। जब एक्स चेंज होता है तो साइन एक्स की वैल्यू चेंज होती है। कैसे, अगर हम एक्स की जगह पे 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर 30 रखते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। 45 रखते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। इसका मतलब साइन एक्स डिपेंड्स ऑन कहाँ, एक्स। साइन एक्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है, इसलिए साइन एक्स जो है वो एक्स का क्या है, फंक्शन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अभी ये एक मनगढ़ंत आपके सामने फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको दी है, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन यह डेफिनेशन कहीं भी आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए मैंने आपके सामने लिखा है। अभी आप इसको समझ लीजिए और वेरिएबल्स वगैरह को नोट कर लीजिए, देन मैं आप लोगों को ऑफिशियल बताता हूँ, मीन्स आपकी बुक वाली डेफिनेशन बताता हूँ, एक बार रिकॉल करता हूँ, देन हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे फलन के प्रकार क्या होते हैं और कैसे उनके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वो सारी बातें डिस्कस होती रहेंगी। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं बच्चों फलन के ऐसे डेफिनेशन की जिसको आप लोग लिख भी सकते हैं और वही बुक में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। फलन क्या होता है, उसका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। वेन डायग्राम से भी आप लोगों को मीन्स डायग्राम बना करके भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। सारी बातें आप लोग समझ लीजिए, जिससे आपको फलन के प्रकार समझने में कोई समस्या ना हो। आइए बच्चों देखते हैं कि फलन की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं समुच्चय के आधार पर। बच्चों कहा जाता है कि यदि ए तथा बी, ध्यान देना, यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हों, यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हों तो एक संबंध यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हों तो एक संबंध R फ्रॉम A to B, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो संबंध R फ्रॉम A to B अभी तक आप लोग दिखाते थे, लेकिन बच्चों अब इस संबंध को हम लोग F से दिखाएं, क्योंकि हम एक किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं और उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, इसलिए उसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, F से दिखा रहे हैं। तो कहेंगे यदि A तथा B दो आरिक्त समुच्चय हों तो एक संबंध F फ्रॉम A to B फलन कहलाता है। ध्यान देना बच्चों, A to B क्या कहलाएगा, फलन कहलाता है। यहाँ लिखेंगे फलन कहलाता है यदि दो शर्तें होती हैं, ध्यान सुनिएगा। यदि नंबर पहला समुच्चय A के, ध्यान देना बच्चों, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B में प्रतिबिंब हो, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B में प्रतिबिंब हो। दूसरी शर्त होती है प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए बच्चों, अद्वितीय होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ये समझाते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास एक समुच्चय A है और दूसरा समुच्चय क्या है, B है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 4 5 6 7। इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका ऐसे हो गया। ऐसा एक फिगर आपके सामने दिख रहा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ ये संबंध है कि नहीं, सर ये फलन है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर ये फलन नहीं है। उसका कारण क्या है, पहली शर्त बताई गई समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B में प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक अवयव क्या हो गया, बच गया। जैसे
संबंध में कंडीशन नहीं थी, संबंध में कोई अवयव बच गया तो बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए में एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए यह संबंध फलन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमने बनाया बच्चों 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7, इसका रिलेशन इससे कर दिया, इसका इससे, इसका इससे, और आपसे पूछा गया भैया ये फलन है, तो कहोगे है। क्यों सर? क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब मिल रहे हों, तो दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, इसलिए क्या है, एक फलन है। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ए ले लिए, हम बी ले लिए, यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 8 9 ले लिए, ठीक है। अब इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों बताओ कि ये फलन है या नहीं है, तो आप देखोगे सबसे पहली शर्त समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देख सकते हैं समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है या नहीं है? है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब आपको देखने को यहाँ पर बच्चों मिल रहा होगा। दूसरी कंडीशन, प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अब बच्चों 4 के तो 2 प्रतिबिंब मिल गई, एक 7 और एक 8, इसलिए ये क्या होगा, एक फलन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक यहाँ पर और बना रहे हैं इस तरीके से, यहाँ मान लो 1 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5 और यहाँ 6 हो गया। ये देखो आपको पूछा जाए कि बताओ भैया ये देखो यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 4 है और 2 का भी प्रतिबिंब क्या है, 4 है, और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ये जो प्रचित्रण आपके सामने बना हुआ है यह एक फलन है या नहीं है। तो आप कैसे जानेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप देखो बच्चों जितने भी अवयव हैं 1 2 3 सभी अवयवों का समुच्चय बी में प्रतिबिंब बन रहा है। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का अगर बी में प्रतिबिंब बन रहा है तो आगे हम चेक करेंगे क्या ऐसा कोई अवयव है इसके 2 प्रतिबिंब तो नहीं है, नहीं, 1 का एक ही प्रतिबिंब है, 2 का भी है, 6 का भी है। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ 2 लाइन एक ही जगह गई है, तो बच्चों 2 अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। ध्यान सुनो, 2 अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक ही अवयव के 2 अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकते। मींस एरो आपको इस टाइप की दिख सकती है लेकिन इस टाइप की नहीं दिखेगी। बात समझ में आ रही है कि एक लोगों के लिए अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हो। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें समझनी होती है कि फलन का प्रांत क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने यही एक एग्जाम्पल लिखा था जो कि हमारा फलन था। अब मान लो हमें इसी फलन का क्या लिखना है, प्रांत, परिसर और सह प्रांत लिखना है। तो बच्चों इस फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, 1 2 3 होगा। हमेशा जो पहला वाला समुच्चय होगा, माने जिस समुच्चय से जिस समुच्चय में आपका फलन डिफाइन होगा उसमें से जो पहला वाला समुच्चय होगा बच्चों ना, वही समुच्चय के सभी अवयवों का कलेक्शन जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। इसमें और उसमें सर अंतर क्या है, संबंध के प्रांत में और इसके प्रांत में क्या अंतर है बच्चों। संबंध में एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी कोई अवयव छूट जाए, जैसे ये देखो एक संबंध है तो इसके संबंध की प्रांत करेंगे तो 1 और 2 आएगा, 3 आएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम फलन की बात करेंगे तो 3 नहीं है, किसी का प्रतिबिंब किसका प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो ये फलन ही नहीं होगा। ये अंतर है। वहां पर जो हमारा रिलेशन आर बन जाता था उसके लेफ्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे। यहां पर यह समुच्चय पहला वाला जो होगा जहां से जहां फलन परिभाषित है वो पहला वाला समुच्चय ही प्रांत कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि इसमें कोई अवयव छूट जाएगा। अगर इसमें कोई अवयव छूट जाएगा तब तो वो प्रांत नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो फलन ही नहीं होगा, और जब फलन नहीं होगा तो फलन का प्रांत कैसे निकालोगे। समझ गए। तो पहला वाला समुच्चय हमेशा क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। अब बच्चों बात करते हैं परिसर की। जो परिसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सुनो, परिसर जो होगा वो जो ये प्रतिबिंब होंगे, जो इमेजेस होंगे उनका कलेक्शन, प्रतिबिंबों का समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो प्रतिबिंब कौन कौन से हैं, 4 5 और 6 प्रतिबिंब बन रहे हैं। लिखो 4 5 और 6। ये जो प्रतिबिंब आपके सामने दिख रहे हैं बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर किसकी, सह प्रांत की। किसकी बात करेंगे, सह प्रांत की। जो समुच्चय बी रहेगा वो सह प्रांत कहलाएगा, चाहे बी लिख दो समुच्चय या 4 5
5, 6, 7 पूरा लिख दो। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। क्लास 11th में भी आप लोगों ने इसको एक पढ़ा था एक बार, और मैंने यहाँ पर आपको फिर से क्लास 12th में इसको रिवाइज करा दिया है। बहुत ही ज़रूरी था। वैसे क्लास 12th में फलन क्या है इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ये गिवन ही नहीं है। यह माना जाता है कि आप बुक पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा क्लास 11th में तो आपने फलन पढ़ा ही है। आगे के प्रकरण के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो है हमारा फलन के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा सा भूल गए रहते हैं, इसलिए मैंने इसको रिकॉल करा दिया। आप लोग सभी लोग इन सारी डेफिनेशंस को अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए और नोट करके मुझे सेंड जरूर कर दीजिएगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपको फलन की कंप्लीट डेफिनेशन, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट सबको समझा दिया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हुआ करे, तुरंत आप मेरे पास कमेंट कर दिया करिए और बोल दिया करिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा था। उसमें पूछा जा रहा था कि सर ये बताइए, जो रियल नंबर के लिए एक क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था सिद्ध कीजिए, और एक में चेक करना था कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर बहुत सारी रियल नंबर्स ऐसी भी हो सकती हैं जो उसको सेटिस्फाई करें, और बहुत सारी ऐसी हो सकती है जो उसको ना करें। तो हमें तो दिखाना है, तो हम दिखा सकते हैं, हम चेक करके उसको दिखा सकते हैं कि स्वतुल्य, सममित है। तो बच्चों आप मेरी बात सुन लो, स्वातुल्य, सममित और संक्रामक तब कहा जाएगा जब वो हर जगह सत्य हो, कहीं पर भी उसकी कोई गलती ना हो। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिए उसको स्वातुल्य, सममित और संक्रामक दिखा दिए। कोई स्वातुल्य तब होगा जब वो हर जगह, मतलब एक भी जगह अगर वो फेल हुआ तो स्वतुल्य नहीं हुआ। माने स्वतुल्य है, इसको अपने स्वार्थ के कारण एग्जाम्पल लेकर के सही हम नहीं दिखा सकते हैं। कोई चीज़ सही तब मानी जाएगी जब वो हर एंगल पे सत्य हो। माने सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सही होनी चाहिए। किसी एक वास्तविक संख्या के लिए सही है, किसी के लिए नहीं सही है, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते इसके लिए सही है। नहीं, स्वतुल्य दिखाने का मतलब सबके लिए सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे आप मेरे पास सेंड करेंगे, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो फलन के प्रकार होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। प्रीवियस वीडियो की हेल्प से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उन सबको सॉल्व कर लीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।